नमस्कार, आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। विराट कोहली को आईसीसी ने खास पुरस्कार के लिए चुना, लेकिन डेविड मिलर का शतक न बन जाने से रोड़ा। ईरान ने कनाडा के रक्षा मंत्री समेत 8 पर लगाया प्रतिबंध। सतर्कता जागरूकता सप्ताह में पीएम मोदी बोले, आभार और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का कर रहे हैं प्रयास। मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के खिलाफ सियासत, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। आइए चलते खबरों के विस्तार से। विराट कोहली ने पिछले दिनों अपने करियर की बेस्ट पारी खेली है। टी20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 20वें ओवर में छक्का लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई। एक समय टीम 31 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। अब आईसीसी ने कोहली को अक्टूबर के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किया है। उनके अलावा साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुए हैं। ईरान ने अमेरिका के बाद अब कनाडा पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कनाडा की रक्षा मंत्री सहित अन्य बड़े सैन्य अफसरों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 8 कनाडाई अधिकारियों और एक संस्था पर देश विरोधी गतिविधि और आतंकवादी का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए ये प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं ईरान अमेरिका पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। इसके साथ ही मंत्रालय के एक बयान में प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा गया है कि उसने अन्य बातों के साथ साथ मुजाहिदीन एक खल्फ संगठन का समर्थन करने वाले लोगों पर भी निशाना साधा है। एमकेओ ईरानी की इस्लामी क्रांति की 1969 की जीत के बाद से आतंक के कृत्यों के परिणाम स्वरूप 17,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टैंक कंपनी इंफोसिस ने वेरिएबल पे में लगभग 40% की कटौती की है। वहीं इस कटौती से हालांकि कर्मचारी यूनियन काफी खफा है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी को भेजा गया एक इंटरनल कम्युनिकेशन के अनुसार J4, J5 और J6 वेंडेज के कर्मचारियों को वेरिएबल सैलरी का 60% हिस्सा ही मिलेगा। इसी कम्युनिकेशन के मुताबिक वेरिएबल सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी ने किसी तिमाही विशेष में कैसा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराध और अत्याचार के मामलों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एससी मोर्चा की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में मध्य प्रदेश सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। वहीं राज्य कांग्रेस के बैठक के दौरान कांग्रेस एससी मोर्चा के पदाधिकारी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे हैं। साथ ही आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी रणनीति तैयार कर सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का शोषण और अत्याचार हो रहा है। हाल ही में दमोह जिले में दलित परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां नरसिंहपुर जिले के करौली में एक दलित महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश भी मिली है। साथ पन्ना जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं खंडवा में 4 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसे बाद में मौत का घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर दलित और आदिवासी नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है।
बिहार में एक भाई की उसके ही भाई ने हत्या कर दी है। हत्या की यह घटना किशनगंज जिले की है। जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के कुलीकोट थाना क्षेत्र के गुलशन भिट्टा गांव में 16 वर्षीय किशोर फैजा की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला मृतक का चचेरा भाई ही है। वहीं इस घटना के बाद मृतक की मां का रो का बुरा हाल है। हत्या का आरोपी इम्तियाज चुरली पंचायत समिति सदस्य लिखी खातून का बेटा है, जो कि अपने मां के पद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी संभालता रहा है। बता दें कि वारदात बुधवार के दिन की है और पद के प्रभाव और दबंगई दिखाते हुए इस गोलीकांड की में से हुई हत्या को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। एसडीपीओ के मुताबिक पुलिस को इस गोलीकांड की अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिली थी, लेकिन मामला घरेलू था, इसलिए उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। किंतु यह एक अपराध है, इसलिए जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल में भेज दिया है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक भारतीय नागरिक के ठिकाने की जानकारी जुटाने के लिए गुरुवार को ही 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इनाम देने की पेशकश की है। पुलिस के मुताबिक वह क्वींसलैंड की एक महिला की 4 साल पहले कथित तौर पर हत्या के बाद देश छोड़कर भाग गया था। अपराधी को जल्द पकड़ने के लिए क्वींसलैंड पुलिस द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। रूस से लोसांग क्षेत्र छुड़ाने के प्रयास में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में लोसांग पीपुल्स रिपब्लिक की सेनाओं के साथ लड़ाई में यूक्रेन के कम से कम 50 जवानों की मौत हो गई है। वहीं एलपीआर रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इवान फिलिपोनेंको ने बुधवार को सूचना देते हुए कहा है कि एलपीआर पीपुल्स मिलिशिया के सक्रिय आक्रामक कार्यों के परिणाम स्वरूप यूक्रेन के जवानों और सैन्य उपकरणों का भारी नुकसान हुआ है। पीपुल्स मिलिशिया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर फिलिपोने का हवाला देते हुए कहा है कि इस हमले में 50 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं एक टैंक, 3 बख्तरबंद कर्मियों के वाहक और 13 विशेष वाहन का सफाया भी कर दिया गया है। उत्तराखंड में 20 वर्षीय एक युवक ने कथित तौर पर अग्निवीर भर्ती 2022 परीक्षा में फेल होने के बाद आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाला अग्निवीर उम्मीदवार उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मिला है। वहीं उत्तराखंड पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अग्निवीर उम्मीदवार कमलेश गोस्वामी कपकोट क्षेत्र के मल्लादेश गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने कहा है कि 20 वर्षीय युवक की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उम्मीदवार की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि आत्महत्या का प्रयास करने के लिए अत्यधिक उपाय करने से पहले उम्मीदवार ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने सैन्य भर्ती परीक्षा में असफल होने पर रोते हुए देखा जा सकता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1321 नए मामले सामने से आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,86,57,159 हो गई है, जबकि उपराजधानी मरीजों की संख्या घटकर 16,098 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे तक की जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 9 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,33,461 हो गई है। वहीं इन 9 मामलों में वे 5वें लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण के मौत के आंकड़ों के पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी ने जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल के दूसरे चरण का पहला सफल परीक्षण किया है। आमतौर पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी कहा जाता है। दुनिया भर में जहां सभी देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल की भरमार होती जा रही है, तो वहीं इनसे निपटने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की एक आवश्यकता बन गया था। दुनिया भर में महज 4 देशों के पास मौजूद इस एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को 2 परतों में
डिजाइन कर भारत ने अपनी सुरक्षा को बेहद मजबूत कर लिया है। ब्लड कैंसर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। ऐसे मरीजों को अब जांच, इलाज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में न तो धक्के खाने होंगे, न ही निजी अस्पताल में जाकर इसके लिए मोटी रकम देनी होगी, बल्कि अब ऐसे मरीज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा सकते हैं। बता दें कि केजीएमयू ने हेमेटोलॉजी विभाग में बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू किया है। इस विभाग में प्रतिदिन ब्लड कैंसर के एक मरीज 200 से ज़्यादा मरीज आते हैं। ऐसे में बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू होने से ब्लड कैंसर के मरीजों को सस्ता और अच्छा इलाज यहां पर मिल जाएगा। केजीएमओ के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर ने बताया है कि यह पहल केजीएमओ के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने की है। कोविड-19 के चलते केजीएमओ में यह सुविधा पहले बंद कर दी गई थी। इसके बाद अब दोबारा से इस सुविधा को शुरू किया गया है ताकि मरीजों को परेशान न होना पड़े और उन्हें एक ही छत के नीचे पूरा इलाज मिल पाए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किए जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने नया राजनीतिक दांव खेला है। राज्य में गहराते राजनीतिक संकट के बीच सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। इस विशेष सत्र में राज्य के अधिवास की स्थिति को तय करने के लिए आधार पर रूप में 1932 को तय करने वाले विधेयक को पारित किया जाएगा। वहीं सीएम ऑफिस की तरफ से जारी 15 दिनों के कार्यक्रम के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन 4 से 9 नवंबर को पलामू, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो और पाकुड़ के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इस सत्र में सरकार झारखंड की नई स्थानीयता विधेयक पास कराएगी। बता दें कि इससे पहले भी सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरे के बीच गत 5 सितंबर को एक विशेष सत्र बुलाया था। इसमें झामुमो सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल भी किया था। विपक्षी भाजपा निर्णित राजग के बहिर्गमन के बीच 81 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 48 विधायकों ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में मतदान भी किया था। मुंबई के घाटकोपर स्थित इलाके में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घाटकोपर के नीलयोग मॉल में किड्स जोन में खेलने के दौरान 3 साल की एक मासूम बच्ची अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद फौरन उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एनडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 30 अक्टूबर रविवार की शाम को हुई थी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 8 वर्षों से आभार और दबाव वाली व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीवीसी के अधिकारियों को कहा कि उन्हें ऐसे मसलों पर बचाव की मुद्रा में आने की कोई जरूरत नहीं है। वह भ्रष्टाचार की पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ सामना करें। सतर्कता और जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में छात्रों को भी आमंत्रित किया गया। वहीं सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाले सीवीसी और बाकी संगठनों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। मैं लंबे अरसे से इस व्यवस्था से निकला हूं। मुझे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में काम करने का मौका मिला है। मैंने बहुत गालियां भी सुनी हैं, बहुत आरोप लगे हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वह पिछले 8 वर्षों से आभार और दबाव वाली व्यवस्था को बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने कई जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल डाले हैं। खास बात यह है कि एक प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को भी जिले का पुलिस कप्तान बनाया गया है।
सरकार की तरफ से जारी आदेश के में हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत को हटाकर डीआईजी इंटेलिजेंस और कारागार बनाया गया है। योगेंद्र सिंह रावत की जगह एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह को हरिद्वार का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। रुद्रप्रयाग के एसपी आयुष अग्रवाल को हटाकर विशाखा अशोक को रुद्रप्रयाग का नया एसपी बनाया गया, जहां साथ ही आयुष अग्रवाल एसटीएफ के नए एसएसपी होंगे। एसटीएफ के मुखिया में ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब एसटीएफ घोटाले से जुड़े कई महत्वपूर्ण जांच कर रही है। बागेश्वर जिले में एसपी के तौर पर तैनात अमित श्रीवास्तव को पुलिस मुख्यालय का एसएसपी बनाया गया। साथ ही अमित श्रीवास्तव की जगह हिमांशु कुमार वर्मा को बागेश्वर का नया एसपी बनाया गया है और हरिद्वार के एसपी रूरल प्रमेंद्र सिंह डोभाल को चमोली का नया एसपी बनाया गया है। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। हमारे साथ आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।